नमस्कार। राजेश वर्मा, सेवा समिति विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, प्रयागराज। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अनुभाग 4 अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। उस अर्थशास्त्र में चैप्टर विकास के कुछ पहलुओं का अध्ययन हम इसके पहले कर चुके हैं। जैसे अर्थ क्या है, विकास क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, आय क्या है, विकास के लक्ष्य क्या हैं। हम लोग यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि आय और अन्य लक्ष्य क्या हैं। तो संक्षिप्त में जान लेते हैं कि विकास किसी देश में कुछ अच्छा हो तो उसे हम विकास कह सकते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कि एक श्रमिक के लिए अधिक मजदूरी विकास है, एक बेरोजगार के लिए अच्छा रोजगार, अस्थायी रोजगार विकास है। तो विकास के लक्ष्य, विकास का मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो उसी को को समझने के बाद और आगे बढ़ते हैं। विकास और अन्य लक्ष्य। तो विकास जो है में आय तो महत्वपूर्ण होता ही है, विकास में अन्य लक्ष्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। वो अन्य लक्ष्य क्या हैं? अधिक आय विकास का महत्वपूर्ण तो लक्ष्य होता ही है, परंतु लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। कुछ मामलों में तो ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं जो आय से प्राप्त की जाती हैं वही महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। अर्थात विकास में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं। अब प्रश्न उठता है, तो राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास किसी भी देश का आर्थिक व गैर आर्थिक दोनों क्षेत्रों के विकास को राष्ट्रीय विकास कहते हैं। तो किसी देश का आर्थिक माने पैसा, धन कमाने संबंधी जो विकास है, जिस भौतिक वस्तुओं में वृद्धि वाला जो विकास का पक्ष है वो आर्थिक है। गैर आर्थिक क्या है? जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बराबरी है, स्वतंत्रता है। तो ये सभी चीज़ें गैर आर्थिक हैं। तो दोनों क्षेत्रों में जो विकास होता है वो गैर आर्थिक विकास है। उसे विकास का जो लक्ष्य है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वह जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कांग्रेस किसी और काम को विकास मानती है, तो बीजेपी किसी और काम को विकास मानती है, वामपंथी किसी और काम को विकास मानते हैं, कोई व्यक्ति किसी और काम को विकास मानते हैं। तो अगर इन विचारधाराओं को लिया जाए तो किसी एक मत पर हम सब नहीं आ पाएंगे, लेकिन अध्ययन के लिए कुछ मानदंडों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे, क्या आय का बढ़ना विकास है? तो चूंकि गैर आर्थिक विकास को मापना कठिन है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता, संतुष्टि, सुरक्षा आदि को मापना कठिन है, अतः किसी देश के सभी निवासियों की आय में वृद्धि को विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि को राष्ट्रीय विकास माना जा सकता है। मतलब कि लोगों की अगर आय में वृद्धि हो रही है उसे राष्ट्रीय विकास कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी देश के कुल आय में वृद्धि हो रही है तो विकास कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ यह बात समझना चाहिए कि कुल आय से यह बात ज्ञात नहीं हो पाती कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है।
कैसे? जैसे मान लीजिए कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी मात्र 80 लाख है और हमारे देश की कुल आबादी कितना है? 135 करोड़। मतलब अब तो यहाँ की अगर मान लीजिए कुल आय 1 अरब है और न्यूजीलैंड की कुल आय 1 अरब है, तो या भारत की कुल आय मान लीजिए कि 1.25 अरब है, न्यूजीलैंड की कुल आय 1 अरब है, तो ये कह सकते हैं कि भारत ज़्यादा समृद्ध है। तो सही होगा? नहीं सही होगा। तो कुल तो इस समस्या के समाधान के लिए कुल आय को जनसंख्या से भाग दे करके औसत आय या प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर लेते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि प्रति व्यक्ति औसतन कितना कमाता है। तो औसत आय को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये फार्मूला है यहाँ पर कि प्रति व्यक्ति आय अर्थात औसत आय ज्ञात करने का सूत्र। तो औसत आय देश में, देखो, देश में सभी लोगों की कुल आय का योग, मतलब पूरे देश में सभी लोग कुल कितना कमाते हैं और सभी लोगों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कुल जनसंख्या। मतलब ये हो गया कि कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जो आएगा वो आपका औसत आय या प्रति व्यक्ति आय होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में भी यह चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। देखो यहाँ पर औसत आय, तो औसत आय यदि किसी देश में समान है तो क्या उसका विकास भी समान है या उस विकास से हम संतुष्ट हो सकते हैं? तो ये इसमें आप अगर देखिए तो 2 देशों की एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया, देश का ये देश का है और ये देश का है, 2 देश हैं। दोनों देशों का माना गया कि कुल 5 लोग रहते हैं, मतलब कुल आबादी 5 लोगों की है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पहला व्यक्ति जो है देश का में 9500 कमाता है, दूसरा व्यक्ति जो है 10,500 कमाता है, तीसरा व्यक्ति 9,800 कमाता है, चौथा व्यक्ति 10,000 कमाता है, पाँचवा व्यक्ति 10,200 कमाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो है देश खा में, ये देश खा है, इसमें पहला व्यक्ति 500, दूसरा भी 500, तीसरा भी 500, चौथा भी 500 और पाँचवा व्यक्ति 48,000 कमाता है। तो और दोनों जगहों की कुल आय भी 50,000 है और प्रति व्यक्ति आय भी 50,000 को 5 से भाग देंगे तो 10,000 आएगा। तो क्या यह विकास का जो मॉडल है ये ठीक है? इसको हम देखते हैं। देखो, चित्र के माध्यम दिखाया गया है। देखो, इस देश में देखिए कि लोग जो है 4 कुर्सियां हैं और चारों कुर्सियों पर जो है 5 लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि देश का में दिखाया गया है कि लगभग बराबर बराबर बंटवारा है कुर्सियों का। लेकिन जो ये वाला जो इधर का देखिए तो कुल 5 कुर्सियां हैं। 5 कुर्सी में से 4 कुर्सी एक ही व्यक्ति के पास है और 2 में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इसमें अगर देखिए इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर 4 लोगों के पास 500 रुपये की आय है और एक व्यक्ति के पास 48,000 रुपये की आय है। तो यहाँ आय की असमानता है। चलिए अब इसको समझने के बाद इधर देखते हैं। अब जो है ये विश्व बैंक विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए विश्व बैंक भी देशों के वर्गीकरण को
वर्गीकरण में इसी मानदंड अर्थात प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है, क्योंकि जिस मानदंड को हम माप सकते हैं उसी मानदंड से हम तुलना कर सकते हैं, तुलना करेंगे और कोई उपाय नहीं है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में देखो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने में इस मानदंड का प्रयोग करता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय मानदंड का प्रयोग करता है। वे देश जिसकी 2017 में, ये 2017 की रिपोर्ट है, 17 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर, ये देखो अमेरिकी डॉलर का चिन्ह है, ये अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है। मतलब एक साल में जिस देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 12,056 डॉलर या उससे अधिक है वो समृद्ध देश माने जाते हैं। और जिन देशों की आय 995 डॉलर यूएस डॉलर या उससे कम है वो निम्न आय के देश माने जाते हैं, और इसके बीच के आय वालों को मध्यम आय वर्ग के देश माना जाता है। इसको यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है। निम्न आय वाले देश 0 से 995 यूएस डॉलर, मध्यम आय वाले देश 996 से 12,055 यूएस डॉलर, और समृद्ध आय वाले देश 12,056 से अधिक यूएस डॉलर वाले देश। तो ये हो गया कि मतलब विश्व बैंक भी जो है प्रति व्यक्ति आय को आधार लेकर के देशों की तुलना करती है। 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1820 अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर थी, अतः भारत मध्यम आय वाले देशों में शामिल था। अब जो है यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो इस मानदंड, ये तो प्रारंभिक मानदंड है, इसके आधार पर देशों की तुलना, अगर आय ज़्यादा है तो उसको प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो समृद्ध देश, प्रति व्यक्ति आय कम है तो निर्धन देश, और बीच में है तो ये हम लोग देख चुके हैं। यह विकास को, तो जो प्रति व्यक्ति आय है, यह विकास को मापने का एक मानदंड तो है, लेकिन यह विकास को मापने का पुराना मानदंड है। विश्व बैंक राष्ट्रीय विकास की तुलना में इसका प्रयोग तो करता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? पहली कमियां अगर देखा जाए तो इसमें गरीब व अमीर में कोई बहुत जो है अंतर नहीं हो पाता। अब देश के अंदर जो है किसी की आय अगर 48,000 रुपया है, किसी की 500 रुपया है, तो औसत आय सबकी 10,000 हो जाती है। उदाहरण हम लोगों ने देखा, तो सब बराबर स्तर पर देखे जाते हैं, जबकि ठीक बात नहीं है। कोई 500 रुपया कमाता है, कोई 48,000 कमाता है, जबकि दोनों बराबर प्रति व्यक्ति आय में दोनों बराबर दिखते हैं। दूसरा, इसमें असमानता की जानकारी नहीं हो पाती। तीसरा, इसमें गैर आर्थिक विकास को मापना संभव नहीं होता। गैर आर्थिक विकास माने संतुष्टि, स्वास्थ्य, समानता, भेदभाव का अभाव, इन सभी बातों को मापा नहीं जा सकता प्रति व्यक्ति आय में। इसलिए जो है यह विकास का मापदंड जो है यह पूरी तरह उचित नहीं माना जाता है। तो आगे के क्लास में हम इसकी कमियों के बाद विकास के अन्य मानदंडों की चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोग इसको अपने पाठ्य पुस्तक से और जो मैं भेज रहा हूँ इससे दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को